2 साल से वृंदावन आती जाती रहती थी। महाराज जी से काफी प्रभावित थी तो वृंदावन जाती थी, वापस दिल्ली आ जाती थी। कुछ दिनों से ऐसा हुआ था कि उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था बच्चों से और परिवार से। और ये इन्होंने पूरा फोटो भेजा है, पूरा डिटेल भी भेजा है इन्होंने। कानून के तराजू में इंसाफ बराबर है या फिर चेहरे देखकर फैसला बदल जाता है? जहां चेहरा मुसलमान का हो, दाढ़ी टोपी जहां दिख जाए वहां पर कानूनी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, फांसी की सजा होगी, बुलडोजर कार्रवाई होगी, उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसके रिश्तेदारों के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी खानदान को जो है ये कोर्ट तक, थाने तक घसीट लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर चेहरे पर तिलक हो, गले में भगवा गमछा हो, तो क्या कार्रवाई होती है? क्या बुलडोजर चलता है? फांसी की सजा सुनाई जाती है? क्या एफआईआर होती है? बुलडोजर उनके घर पर, उनके परिवार वालों पर चलता है? कुछ नहीं होता, बल्कि प्रशासन द्वारा उनका सहयोग किया जाता है, मदद करते हैं वो लोग, खुली छूट उनको दी जाती है। ये इस देश में चल रहा है। बताइए कितनी गलत बात है और कितनी ही ये नीच बात है कि एक तरफ तो दुनिया कहां जा रही है, कितनी दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है और हम लोग यहीं पर ही अटके हुए हैं। और ये कब से हो रहा है? 2014 के बाद से ये तस्वीरें, ये चीजें जो है वो ज्यादा आने लगी है उभर करके। अब एक रिपोर्ट आ रही है, एक रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों की हत्याओं को लेकर, वो मैं आपको बताऊंगी। मुसलमानों को लेकर, मॉब लिंचिंग को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने कहा है कि 2026 यानी कि अब तक 44 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के तहत जो है मार डाला है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। तो अब सरकार से सवाल जो है वो सीधा है दोस्तों कि जरा अगर सरकार में जरा सी भी गैरत बची तो जवाब दे कि इन मामलों में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है, कितने लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, कितने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है, जरा बताए और सबके सामने आके इसका जवाब दे। कार्रवाई क्या हुई है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। बात करेंगे रिपोर्ट पर, आपको क्या कुछ खुलासा हो रहा है वो भी आपको बताएंगे और इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं ये भी आपको बताएंगे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक स्कूल की छात्रा को स्कार्फ पहनने से, जो हिजाब पहन के स्कूल जाना चाहती है मुस्लिम लड़कियां, उसने याचिका दायर की थी कि मुझे स्कार्फ पहनकर ही जो है वो स्कूल जाना है। 11वीं में री-एडमिशन स्कूल में लिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका जो है उनकी खारिज कर दी है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। वहीं अमेरिकी राजदूत क्या कह रहे हैं गोदी मीडिया को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो पहले जो मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट सामने आई है वो आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा है देखिए। 2026 से अब तक, यानी कि ये 2014 से 2026 तक का आंकड़ा नहीं है। 2026 की जनवरी, 2026 1 जनवरी से और अब तक अगस्त का महीना चल रहा है, अब तक 44 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार डाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा जो है वो 2014 से 2026 तक का है। नहीं, ये आंकड़ा 2026 जो ये 8-10 महीने गुजरे हैं अगस्त तक का, तब तक का ये जो है वो रिपोर्ट सामने आ रही है। इसमें लिखा है 2026 से अब तक हिंदुत्ववादी भीड़ द्वारा 44 मुसलमानों को लिंचिंग करके मार डाला। आखिर कितनों को फांसी हुई है, कितनों के घर बुलडोजर से तोड़े गए? क्या प्रशासन सिर्फ नाम, दाढ़ी और टोपी देखकर कार्रवाई करता रहेगा? आरएसएस और बजरंग दल के इन आतंकवादियों पर कब तक जो है वो कार्रवाई होगी? तो यहाँ पर आपको देखिए कि 8-10 महीने जो है वो निकले हैं और 44 मामले ऐसे हो गए जिसमें मुसलमानों ने मॉब लिंचिंग के तहत भीड़ ने उनकी मार मार के हत्या कर दी। कुछ मामले तो मैं आपको उंगली पर गिना सकती हूँ। बिहार में एक मामला हुआ था, अब यहाँ पर भी कुछ मामला हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कार्रवाई कितनों पर हुई है। इस देश में अगर किसी को किसी से खतरा है तो ये आरएसएस, जो ये बजरंग दल वाले हैं, इन लोगों से खतरा है। ये लोग जो है वो आतंकवाद फैला रहे हैं। इन लोगों से देश के हर एक नागरिक को खतरा है, क्योंकि जब तक ये ऐसे आतंक फैलाते रहेंगे ऐसे ही मौत के आंकड़े जो हैं वो सामने आते रहेंगे। अब मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा है मुस्लिम छात्रा को लेकर वो आपको बताती हूँ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम छात्रा की स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट में यह याचिका प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने अपनी मां के जरिए दायर की थी। छात्रा ने हाई स्कूल पास करने के बाद उसी स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिला लेने की कोशिश की और स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ सिर पर स्कार्फ पहनने की इजाजत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन ये मामला तो हम देख ही रहे हैं कि
हिजाब पहनना, स्कार्फ पहनना, बुर्का पहनना, ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर मुस्लिम छात्राएं ये चाहती हैं कि वो स्कार्फ पहनकर, हिजाब पहन करके स्कूल में पढ़े, तो आप मुझे बताइए इसमें क्या दिक्कत है। वो तो अपना चेहरा ढक ही रही है, कोई ऐसे कपड़े तो पहन के जा नहीं रही जो स्कूल यूनिफॉर्म का उल्लंघन करता है। लेकिन बस एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की जो है ये सोच है, और उन्हें टारगेट कैसे भी करके करना है, चाहे उनके कपड़े हो चाहे कुछ भी हो। अब यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष का ट्वीट आपके सामने है। हाईकोर्ट के आदेश पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो भड़क जाते हैं और कहते हैं हिजाब पर फैसला हराम, हमारी परंपरा में दखल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या उन्होंने कहा, मैं आपको बता रही हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि इन्होंने ऐतिहासिक रूप से संविधान की जगह मनुस्मृति को प्राथमिकता दी है। पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा कि यह आदेश इस्लाम पर सीधा हमला है और मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं में दखल भी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाईकोर्ट जो है, क्या उन्होंने एक बच्ची को स्कूल से जो है वो किस तरह से एक सिर्फ स्कार्फ की वजह से उसे अपनी पढ़ाई से जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रीएडमिशन के लिए वो स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन 11th क्लास में जो है वो रीएडमिशन होता है, 11th और 12th जो है वो पढ़ने के लिए। लेकिन किस तरह से स्कूल, शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी, नेता, सांसद जो है वो मुस्लिम बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़े कि नहीं, आप जो है ये सब नहीं पहन सकती। हालांकि इसमें क्या बुराई है, ये तो हमें अपना संविधान भी अधिकार देता है ना दोस्तों, कि हम क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे चलूं, ये तो हमें संविधान भी अधिकार देता है। मौलिक अधिकार, बेसिक फंडामेंटल अधिकार भी हमें देते हैं। लेकिन ये लोग इस पर बात नहीं करेंगे। अब देखिए, गोदी मीडिया के चर्चे जो है वो विदेशों में भी हो रहे हैं। अमेरिकी राजदूत कह रहे हैं कि भारतीय न्यूज चैनलों के शो में सिर्फ शोर और पागलपन होता है। अब अशोक कुमार पांडे तंज करते हुए लिख रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने क्या सुना है, हिंदी वाले सुने कि अंग्रेजी वाले, हिंदी वाले सुने कि अंग्रेजी चैनल सुने। ड्रामा जो है वो दोनों में ही होता है। पागलपन और शोर, चिल्ला चिल्ला कर जो ड्रामा होता है वो तो दोनों ही चैनल्स में होता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। द क्रेडिबल न्यूज की एक खबर है जिसमें अमेरिकी राजदूत कह रहे हैं कि भाई ये लोग तो सिर्फ शोर मचाते हैं और पागलपन करते हैं। क्योंकि हम देखिए, हम ये बात कहते हैं तो फिर वो लोग क्यों नहीं कहेंगे। उनके डिबेट्स आपने देखे हैं कभी? गोदी मीडिया के एंकरों से मेरा सवाल है कि उनके डिबेट्स आपने देखे हैं कभी? जब वो चर्चा करते हैं, जब वो डिबेट करते हैं, जब वो न्यूज बताते हैं, जब वो रिपोर्ट करते हैं, तो आपने देखा है कभी चाटुकारिता करते हुए उनको कि वो सरकार के पक्ष ले रहे हैं, विपक्ष को जो है वो चुप करा दे रहे हैं। जो उनके प्रवक्ता हैं राइट विंग के, वो बैठे हुए हैं, लेकिन राइट विंग के प्रवक्ता को तो चूतक करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गोदी मीडिया के एंकर खुद ही जो है वो चाटुकारिता करने लगते हैं, वो खुद ही प्रवक्ता बन जाते हैं। तो आप थोड़ा सीखिए उनसे और अब शर्म करिए। अब तो अमेरिकी राजदूत तक जो है वो आपको कह रहे हैं कि आप सिर्फ शोर मचाते हैं और पागलपन करते हैं, शर्म करिए। अब एक मामला आपको बता रहे हैं लखनऊ से, हैरान करने वाला। इसमें क्या होता है कि शुक्रवार को जेल होती है आरोपियों को, शनिवार को जमानत होती है और रविवार को रिहाई भी हो जाती है। वाह, क्या सिस्टम है ये को। अब इस पर क्या सवाल खड़े हो रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, मामला सुनिए। लखनऊ पुलिस भी हैरान है जब सोशल मीडिया पर देखा कि आरोपियों का वीडियो। यूपी की राजधानी लखनऊ में नदवा के मौलाना इरफान अहमद की हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा होने के महज 24 घंटे के भीतर तीनों मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई। जब रविवार को आरोपियों की रिहाई का वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस के भी होश उड़ गए। अब सवाल यहाँ पर, वो आरोपियों की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लखनऊ का ये मामला है, इसमें कई लोगों को जो है वो 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, कई लोगों के नाम जो है वो सामने आए हैं। गिरफ्तारी होती है शुक्रवार को, शनिवार को जमानत मिल जाती है और रविवार तक छुट्टी। आप अपने घर जाओ, आराम से जो है वो घर पर टीवी देखो, वीडियो बनाओ। अब पुलिस देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं आपको कि जमानत प्रक्रिया के दौरान कोर्ट ने ना तो पुलिस से कोई केस डायरी मांगी है और ना ही रिपोर्ट मांगी, बस ऐसे ही छोड़ दिया उनको कि जाओ ऐश करो। ये तो हमारा सिस्टम है। देखिए, अब ऐसा सिस्टम रहेगा तो बताइए किसको ही इस सिस्टम का डर रहेगा कि हम कुछ गलत कर देंगे तो हमें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि शुक्रवार को जेल जा रहे तो रविवार तक घर भी वापस आ जाओगे। अब गुजरात से एक मामला सामने आ रहा है और ये चौंकाने वाला है। स्थानीय स्तर के चुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? बीजेपी तो बड़े बड़े चुनाव जीत जाती है। किससे जीतती है? ईवीएम से जीतती है। जहां बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे वहां बीजेपी की पोल पट्टी खुल जाती है। गुजरात में हुआ है ये। गुजरात तो बीजेपी का अपना गढ़ है। गुजरात में कोऑपरेटिव शुगर मिल के चुनावों ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि पार्टी लगभग 2 दशकों से शुगर कोऑपरेटिव पर राज कर रही थी। शुगर फैक्ट्री चुनाव में हारने वाले प्रमुख बीजेपी नेता बारडोली के एमएलए ईश्वर परमार थे।
उन्होंने SC/ST कैटेगरी से बीजेपी समर्थित सहकार पैनल के तहत चुनाव लड़ा था, लेकिन किसान परिवर्तन पैनल के तरुण कुमार वाघेला से हार गए। किसानों के समर्थन वाले किसान परिवर्तन पैनल ने 15 से 14 सीटें जीती और बारडोली शुगर कोऑपरेटिव पर बीजेपी समर्थित नियंत्रण के लगभग 2 दशक के दौर को खत्म कर दिया है। यह खबर दिखाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आखिरकार बीजेपी छोटे छोटे स्थानीय चुनाव हार जाती है, क्योंकि अभी हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा कि क्या हुआ है। वहां पर जो बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं उसमें इनके जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उन्हें 200 150 वोट मिल रहे हैं। शर्म करिए, 2-3 सीटें आपकी आई हैं। अब ऐसा क्या होता है कि आप विधानसभा के चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं, वहां आप क्या करते हैं जो आप यहां जादू नहीं चला पा रहे। अब ये महिला को सुनिए, महिला कह रही है कि वृंदावन से जो भाभियां हैं वो लापता हो रही हैं, महिलाएं जो है वो लापता हो रही हैं। क्यों, जरा सुनिए वो क्या बता रहे हैं। अंकित भारद्वाज जी हैं दिल्ली से, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है। उनकी भाभी हैं 40 साल की सोनी मिश्रा, दिल्ली की रहने वाली हैं। 3 छोटी छोटी बेटियां हैं जिनके 2 साल से वृंदावन आती जाती रहती थी। महाराज जी से काफी प्रभावित थी तो वृंदावन जाती थी, वापस दिल्ली आ जाती थी। कुछ दिनों से ऐसा हुआ था कि उनका पूरा उन्होंने अपना मुंह फेर लिया था बच्चों से और परिवार से, और ये इन्होंने पूरा फोटो भेजा है, पूरा डिटेल भी भेजा है इन्होंने। ये लास्ट में जब गई हैं तो वापस नहीं आई हैं, और जब इनको आखिरी बार देखा गया था तो किसी ने देखा कि जो महाराज जी के आश्रम है उसके पास में एक चाय की दुकान है, सबसे लास्ट में इनको वहीं देखा गया था और उसके बाद से गायब हो गई। और इन्होंने पुलिस कंप्लेन अपनी तरफ से जो छानबीन हो सकती है वो इन्होंने सब कुछ किया। तो ये एक मामला बता रही है, मैं ट्वीट पढ़ के बता रही हूँ उन्होंने क्या लिखा है। धार्मिक भक्ति के नाम पर ब्रेन वॉश की जाते हैं, ड्रग्स की लत लगवा दी जाती है, ज्यादातर आश्रम अय्याशी और शोषण के अड्डे बने हुए हैं। तो बाबा जो हैं उनका हाथ इसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं को बहला फुसला करके वो वहीं रख लेते हैं और उसके बाद नशे की जो है वो लत लगवा देते हैं और उसके बाद वो जो है वो लापता हो जाती है। तो यहाँ अब सरकार जो है इस पे कुछ संज्ञान ले और इस पर जो है बाबाओं पर डंडा चलाए, क्योंकि ये पहला मामला तो नहीं है। ऐसे ही मामले जो है वो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। इन बाबाओं को सरकार का ही तो समर्थन है, बड़े बड़े नेता इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इनके आश्रम जाते हैं, इनसे प्रवचन सुनते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ऐसे में क्या ही होगा। खबरों को लेकर अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।